नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम विकास है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को करेंगे और इनमें अपना स्कोर भी देखेंगे कि आपको कितनी इसकी जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य पर मैंने एक वीडियो बनाया अपने चैनल पे, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। और अभी अगर हम लोग देखते हैं तो इसके ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, 2 वाराणसी, 3 लखनऊ, 4 चंदौली। तो दोस्तों जैसे कि हम अगर देखें ये तो सभी के सभी आपके उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले हैं ये, अर्थात ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा चंदौली जनपद में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका चंदौली में पड़ता है। ठीक, अगर मैं बात करूं आपके लखीमपुर खीरी की तो आपको पता है कि भारत में प्रसिद्ध दुधवा नेशनल जो पार्क है वह लखीमपुर में पड़ता है, किशनपुर भी पड़ता है यहाँ पे। वाराणसी की बात करते हैं तो कछुआ अभ्यारण्य है यहाँ पर। ठीक है, कछुआ उसमें संरक्षित रहते हैं दोस्तों। लखनऊ की बात करें अगर हम लोग तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार है, उन्नाव और लखनऊ के बीच में दोस्तों, तो ये इन जनपदों में पड़ते हैं। और जो अभी क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य यह चंदौली में पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, गामा किरण है, एक्स किरण है, पराबैंगनी किरण है, बीटा किरण है। देखिए उत्तर देने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारी ओजोन परत है हमारे समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है दोस्तों, और यह पृथ्वी पर आने वाली सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर देती है। अल्ट्रावायलेट को हिंदी में हम लोग पराबैंगनी कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है जो हानिकारक होती हैं दोस्तों हमारे शरीर के लिए। कैंसर वगैरह बहुत घातक कैंसर रोग हो सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इनको यह अवशोषित कर लेती है और हम लोगों को बचाती है ओजोन परत। ठीक है, याद करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्लियर करने का उसने कोशिश की थी। अगर ऑप्शन ए आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, 2 झारखंड, 3 उत्तराखंड, 4 मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका अगर उत्तर आपको पता है तो कमेंट्स करिएगा, और जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता दूं जो चिपको आंदोलन हमारा हुआ था, ठीक है, जो चिपको आंदोलन था वह सुंदरलाल बहुगुणा जी जो उत्तराखंड के थे उनकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू किया था। और इसमें क्या था दोस्तों कि इस आंदोलन में वहाँ की महिलाएं जो वनों की कटाई हो रही थी उनको बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे और वो कटने से उनको बचाती थी। और इस आंदोलन की जीत से आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1980 में वन्य संरक्षण नियम आपका लागू हो गया और 15 वर्षों के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वनों की कटाई पर रोक, हिमालय वन की कटाई पर रोक लगा दी। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। देखिए दोस्तों अगर आपको समुद्री सीमा वाले प्रश्न क्लियर करने तो आप हमारा एक वीडियो जो बंदरगाह पे मैंने बनाया वो देख सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन लगा लीजिए कि जहां बंदरगाह होगा सीधी बात है वहाँ समुद्री सीमा होगी। तो देखिए गुजरात में भी आपका बंदरगाह है कांडला, गोवा में भी है मारमा गोवा, राजस्थान में भी नहीं है कोई, और महाराष्ट्र में न्याया सोवा है जिसे जवाहर बंदरगाह कहते हैं दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 सही होगा, राजस्थान, क्योंकि इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र तीनों के ही पास बंदरगाह है और तीनों के पास समुद्री सीमा लगती है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा कि राजस्थान में कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। अगर इस प्रश्न का हम विकल्प देखेंगे तो तीसरा सही है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडीजल तैयार किया जाता है दोस्तों, इसके ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। देखिए बायोडीजल क्या होता है, आपके पेड़ पौधों से एक डीजल बनाया जाता है जो वाहनों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। ये कई बार पूछा गया है, आप लोगों को याद रखना है। जेट्रोफा एक प्रकार का अंडी जो होता है अरंडी का वृक्ष उसकी फैमिली का होता है दोस्तों। इसके बीजे भी उसी तरीके से निकलते हैं जिनसे बायोडीजल तैयार होता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। देखिए दोस्तों ग्रीन हाउस गैस क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि मेरी आदत है मैं पूरा चीज़ व्याख्या समझाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे और उत्तरों को लंबे समय तक याद बना रहे। देखिए ग्रीन हाउस वह गैसें होती हैं जिनके कारण वातावरण और जलवायु परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, भू में जो ऊष्मीय
या उसका ताप बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें विकर्ण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अगर मैं ग्रीन हाउस उत्सर्जन की बात करूं तो ऐसी कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, मीथेन होती है, CFC जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें हम लोग तो यहाँ पे 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे मीथेन दी है, ये आपकी क्या होती है? ग्रीन हाउस। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 48% इसकी वृद्धि हो गई है उत्सर्जन में, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं दोस्तों। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड दी है, ऑक्सीजन दी है, ऑर्गन दी है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इनकी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो इसका मेथेन यानी CH4 इसका केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है। कभी कभी मेथेन ना दिया जाए, वहाँ पे CH4 अगर लिखा है तो आप लोग उसको देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? वेरी सिंपल है दोस्तों, हमारा किसान मित्र क्या कहलाता है? केंचुआ, ठीक है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि केंचुआ मिट्टी को खाकर जो मिट्टी अपने अपशिष्ट के रूप में बाहर करता है वह हमारी फसलों के लिए बहुत ही उर्वरक होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो केंचुआ को किसान मित्र हम लोग कहते हैं। और ये क्या करता है ना, मिट्टी को खा के उसको भुरभुरी कर देता है, जिससे वहाँ फसल अच्छी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, मैं इस प्रकार के वीडियो आपको लाता रहूँगा, पर्यावरण के मैं बहुत आपको कंप्लीट करवा दूंगा कई सीरीज में क्वेश्चनों को, और जिससे आपका टेट, 600 टेट या CTET को देने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है कि जीवों का व्यवहार यानी पशुओं का व्यवहार हम किस शाखा के, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं दोस्तों? तो पहला ऑप्शन दिया आपका एटियोलॉजी, फिर नियोलॉजी, देन इकोलॉजी और फिर एटोलॉजी। तो दोस्तों मैं इनको एक एक को अच्छे से समझाऊंगा आपको। जो आपका एटियोलॉजी होता है दोस्तों, वह होता है कि किसी भी चीज़ की बीमारी जब हो जाती है तो उसके कारणों को पता लगाना और उसका जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको पता लगाना, वह तो होता है आपको एटियोलॉजी। तो ये नहीं हुआ। नियोलॉजी कोई भी शाखा नहीं है। तीसरी बात करेंगे इकोलॉजी, जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, हम लोग पर्यावरण में पढ़ते हैं दोस्तों। तो वह क्या होता है कि जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वो लोग हम इकोलॉजी में करते हैं। तो आपका चौथा बचा है एटोलॉजी। एटोलॉजी क्या होता है? पशु व्यवहार का विज्ञान, यानी जीवों के व्यवहार का अध्ययन। तो यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4। एटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवों या पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देखेंगे कि पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा बकरी, तीसरा हाथी और चौथा शेर। तो देखिए उपभोक्ता जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उत्पादक एवं उपभोक्ता, वहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2011 टेट में भी पूछा गया था कि द्वितीय उपभोक्ता कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सांप। क्योंकि सांप क्या करता है? छोटे मोटे कीड़े या मेढक को खा लेता है, जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं। तो जो प्रथम को खाए वह द्वितीय, जो द्वितीय को खाता है जैसे शेर हो गया, ये आपके तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। बकरी आपकी प्रथम उपभोक्ता होगी क्योंकि ये वनस्पतियां खाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सांप आपका सही है, दूसरा कि सांप आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। LPG किसका संक्षिप्त रूप है? पहला ऑप्शन है लो पैड गैस, दूसरा है लोकल पैसेंजर गाड़ी, तीसरा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, चौथा है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों जो हमारी LPG होती है वह लिक्विफाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया तो लिक्विडफाइड होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अगर आता है तो वहाँ देख लेना आप लोग, कहीं अगर लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिखा है और ऑप्शन नहीं है तो ये ठीक है, लेकिन अगर कहीं लिक्विफाइड भी लिखा है तो वह भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम लोग LPG कहते हैं, जो हमारी घरेलू गैस होती है जिससे हम लोग खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में 5 परत होती हैं। ठीक है, 4 तो आपके सामने रखी हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। एक और होती है, उसका नाम भी मैं दे रहा हूँ, उसे बोलते हैं हम लोग वाहमंडल। ठीक है, तो दोस्तों इन 5 में जो हमारी सबसे ठंडी परत होती है वह होती है हमारा मध्य मंडल, यानी हमारी बीच की तीसरी नंबर की जो लेयर होती है। क्या होता है दोस्तों, जब समताप मंडल से ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो ऊपर बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है, यहाँ तक कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है दोस्तों, जो वायुमंडल का सबसे कम तापमान वहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जब हम लोग आयन मंडल या वाहमंडल की तरफ बढ़ते हैं तो फिर से बढ़ने लगता है। तो मध्य मंडल में सबसे कम तापमान रहता है, इसलिए वह आपकी सबसे ठंडी परत होती है, याद रखना अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो जो हमारा समुद्री शैवाल है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये समुद्री शैवाल आपका होता है आयोडीन का स्रोत। काय का होता है?
आयोडीन का। और अगर मैं इनमें बात करूं, पहले तो मैं इसका ऑप्शन नंबर 3 में टिक लगा देता हूं। आयोडीन का स्रोत होता है दोस्तों, जिसमें भी कुछ जैसे लैमिनेरिया हुआ, सिवार हुआ, यह जो शैवाल हैं ये बहुत अच्छे स्रोत हैं आयोडीन के। और शैवालों का हम लोग कई प्रकार का प्रयोग करते हैं, इनमें खाद्य में, चिकित्सा में, उर्वरक में, औद्योगिक उपयोग में भी शैवालों का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। समुद्री वनस्पति और समुद्री जीव होते हैं ये, तो इसमें आयोडीन की मात्रा सबसे अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, ऑप्शन दिया इसमें 940:1000, 916:1000, 920:1000 और 982:1000। तो दोस्तों जो हमारी 2011 में जनगणना थी उसके अनुसार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। लेकिन मैं अगर सही बात करूं तो उस समय जो थी वो 943:1000 थी, ठीक है। तो यदि ऑप्शन नहीं है 940 है 943 है तो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि जो जनगणना 2011 हुई थी दोस्तों, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि उस समय जो सर्वाधिक जनसंख्या थी वह उत्तर प्रदेश की थी, 19 करोड़ 19.5 करोड़ के ऊपर थी दोस्तों। और सबसे कम जो जनसंख्या उस समय निकली थी वह मिजोरम राज्य की निकली थी, नॉर्थ ईस्ट में। और अगर लिंगानुपात की बात करता हूं मैं तो उस समय केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा निकला था 1084:1000, अर्थात 1084 महिलाएं थीं 1000 पुरुषों पे। और मैं कम की बात करूं दोस्तों तो हरियाणा का सबसे कम निकला था दोस्तों, वहाँ पे आपका केवल 879:1000 था, अर्थात 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं थीं, ठीक है। अब नेक्स्ट जब जनगणना होगी, वैसे तो होने थी लेकिन कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हो गई दोस्तों, फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो दोस्तों मैं कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यह UNFPA होता है, ठीक है। जो संस्था की बात करूँ, होता तो यूनेपा भी है लेकिन अभी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो अगर हम लोग समझेंगे जो UNFPA होता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो फंड के रूप में हो गई, उसको नहीं लेंगे हम लोग। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझे। दूसरा है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कल मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में, 7 अप्रैल 1948 को इसका फाउंडेशन हुआ था। टेड्रोस अधनॉम जी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान के, और इसका जो विभाग का जो कार्यालय हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यह भी नहीं हुआ, ये हेल्थ समर्पित हो गया। तो अब आता है यूनेस्को, देखेंगे तीसरा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये भी नहीं हुआ, तो फिर चौथा आपका बचा है UNDP। तो यह वन्य जीवन संरक्षण के लिए समर्पित होता है दोस्तों, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अध्यक्ष हैं असीम स्टेनर, लिख लीजिए असीम स्टेनर। और 22 नवंबर 1965 को UNDP का उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुआ था, या फाउंडेशन इसकी हुई थी, आप लोग समझ लें। तो UNDP ऐसी संस्था है दोस्तों जो है पूरे विश्व में वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो सबको पता है सीधे सीधे जो ओलावृष्टि होती है वह सबसे ज़्यादा फसल को बर्बादी करती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। तापमान, आर्द्रता, पवन भी प्रभावित करते हैं लेकिन जो ओलावृष्टि है वह सबसे ज़्यादा करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें कुछ नाम दिए हैं। तो सिल्वीकल्चर होता है या उसकी खेती करना होता है, कुछ भी कहें, वह हमारा वन एवं वन्य के जो उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित होता है। अगर हम बात करें सिल्क, जो रेशम का उद्योग होता है, वह सेरीकल्चर होता है। फूल का फ्लोरिकल्चर होता है। तो सिल्वीकल्चर आपका वन एवं वन उत्पाद से नाता रखता है, रिश्ता रखता है या उससे संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व ओजोन दिवस बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और कई बार पूछा गया। 10 दिसंबर क्या है, इसमें मानवाधिकार दिवस होता है। 5 जून क्या होता है, पर्यावरण दिवस होता है। तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी 2011 में पूछा गया था, आप लोगों को याद रखना है कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। झूम खेती कहाँ होती है। देखिए दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। कई बार यहाँ तक कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कई बार ये गलत किया, मैंने पूछा है। तो वो क्या करता है ना, प्रायः केरल लगा देता है। कई लोगों की मानसिकता होती है। तो आज मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, समझ लेना कि झूम खेती होती क्या है। देखिए झूम खेती जो होती है इसका दूसरा उपनाम होता है स्थानांतरण खेती।
अर्थात जगह बदल बदल कर खेती को करना। और जो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब असम, मेघालय, मिजोरम, है ना, नागालैंड, त्रिपुरा। तो अभी यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट का मेघालय दिया है ना, तो ये इसका तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार की श्रीलंका में भी होती है, उसे चैना बोलते हैं। तो झूम खेती में होता क्या दोस्तों, और समझ लीजिए थोड़ा डीप कि झूम खेती में क्या हुआ, उन्होंने जगह देखी कोई, वहाँ जो पौधा वौधा लगे उसको जला दिया, वहाँ पे जगह कर ली साफ, खेती की 2-3 साल जब तक की, और जब उसकी उर्वरकता कम होने लगी तो उसको छोड़कर आगे ऐसा ही किया, आगे करने लगे। तो स्थानांतरित खेती होती रहती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग झूम खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया टाइफाइड, दूसरा कॉलरा, तीसरा जुकाम और चौथा मलेरिया। देखिए मैं एक एक को अच्छे से समझाऊंगा। आपका जो टाइफाइड है दोस्तों, जो टाइफाइड है आपका, वह एक फीवर होता है, बुखार होता है, जिसे हम लोग आंत्र ज्वर, मोती झारा, म्यादी बुखार, कई नामों से जानते हैं। तो टाइफाइड जो है वह आपका साल्मोना टाइफोसा एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। चूंकि मैंने क्या कहा, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है ये। ठीक, ये नहीं होगा। दूसरा नंबर देखें कॉलरा हैजा जिसे बोलते हैं हम लोग, यह भी आपका वाइब्रो कॉलरा करके एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है दोस्तों, तो यह भी जीवाणु संबंधित हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जुखाम। जुखाम आपको पता है ये वायरस से होता है, जैसे अभी तो देख रहे हो कोरोना वायरस ने कितना आतंक मचा रखा है ना दोस्तों, इसी फैमिली से होता है कोरोना वायरस। और जो सादा जुखाम होता है जिसे हम लोग रैनो वायरस बोलते हैं, रैनो वायरस से भी जुकाम हो जाता है। चौथा इसमें मलेरिया दिया है, तो वह तो मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, मच्छर से, तो वो प्रोटोजुआ संघ से हो जाता है दोस्तों, है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से। तो इसका तीसरा वाला जुखाम सही है, जो वायरस से होता है। ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको वायरस और बैक्टीरिया इनमें अंतर करना, डिफरेंट करना आराम से पहचान लोगे कि ये कौन सा जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। देखिए मैं अच्छे समझाऊंगा आप लोगों को। पहला दिया एटीपी। देखिए एटीपी अपने शरीर की मांसपेशियों की क्षमता को नापने के लिए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कहते नहीं कि हम लोग जब बहुत काम करते हैं तो हमें थकान क्यों महसूस होती है, क्योंकि हमारा एटीपी लेवल गिर जाता है, वहाँ पे वो एटीपी गिर के एडीपी बन जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो जाता है, एक अणु गिर जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर देखते हैं एसटीपी। एसटीपी आपका क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज जो होते हैं ना, मल जल उपचार यंत्र, एक प्रकार ऐसे समझिए मलों का उपचार उनमें होता है, तो ये भी नहीं होता है। हम लोग नदी के प्रदूषण की माप कह रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगर और इसमें थोड़ा सा विस्तार समझें हम लोग कि बीओडी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वह मात्रा कंज्यूम्ड बाई, जो ली जाती है क्या, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। अगर पानी में कोई बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या गंदगी है, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम ज़्यादा होती है, जिसे हम लोग बीओडी स्केल से नापते हैं दोस्तों। तो नदी के प्रदूषण स्तर की मात्रा हम लोग बीओडी से नापते हैं। ठीक है, इसमें WPL हो गया, तो ये नहीं है, लेटेक्स है, इसका प्रोग्राम है, कंपनी है जो एसटीपी का काम करती है, तो इसका तीसरा नंबर बीओडी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, अभी आपके 20 कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं ला रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन का वीडियो देखना आप लोगों के लिए आसान है, हमारे लिए भी छोटा होता है। मैं ऐसे 20-20 की सीरीज लाता रहूँगा और एक से एक इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करिए मुझको, मैं आपके लिए पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ, चाहे कैसा भी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।